नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज अपन पढ़ेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण। कल अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था रचनावाचक दृष्टिकोण, कोऑर्डिनल एनालिसिस। उसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से था कि जो भी अर्थशास्त्री थे मार्शल और पिगू, उनका यह मानना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंदर दोस्तों उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। ये कहते हैं कि उपयोगिता को किसी भी वस्तु की उपयोगिता अनुसार उसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है, न कि उस उपयोगिता के आधार पर मापा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देखेंगे अपन। एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो कि एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे। आप बाजार में जाते हैं तो आप किस प्रकार से अपने धन को व्यय करेंगे? आप इस प्रकार से अपने धन को व्यय करेंगे जहां आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी, वहां अपने धन को सबसे पहले खर्च करेंगे। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के संयोग बतलाता है, जो इस सारणी के द्वारा अपन समझ सकते हैं। सारणी देखिए दोस्तों, संयोग है, पहला संयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। वस्तु दो है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है। तो ये दो वस्तुएं हैं और इन दो वस्तुओं की अपन सारणी बनाएंगे। सारणी इस प्रकार से है। अब चित्र के अंदर एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के ऊपर अपन वस्तु एक्स को दिखा सकते हैं, वस्तु एक्स। यहां पर देखें तो वस्तु वाई। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के मापदंड है, तो अपन भी इसी प्रकार से देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6। यहाँ 25 तक मापदंड दे रहे हैं, तो अपन 5 का मापदंड ले लेंगे। 10, 15, 20 और 25। दोस्तों तटस्थ वक्र अपन बना रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये अपन तटस्थ वक्र पढ़ रहे हैं मित्रों। तटस्थ वक्र अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां वस्तु x है तो उस समय y की कितनी इकाई का उपभोग करता है व्यक्ति? 25। इसका अर्थ यह है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय में 1 इकाई x वस्तु की खरीदता है तो 25 इकाइयां कौन सी वस्तु की खरीदता है? y वस्तु की खरीदता है। और दूसरा संयोग यह है यदि कोई व्यक्ति x वस्तु की 2 इकाइयां खरीदता है तो y वस्तु की कितनी खरीदता है? 20 इकाइयां खरीदता है। यह दूसरा संयोग है। यदि कोई व्यक्ति x वस्तु की 3 इकाइयां खरीदता है तो y वस्तु की 16 इकाइयां खरीदता है। यदि कोई व्यक्ति x वस्तु की 4 इकाइयां खरीदता है तो y वस्तु की वो 13 इकाइयां खरीदता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति x वस्तु की 5 इकाइयां परचेज करता है तो y की 11 इकाइयां परचेज करता है। और 6 इकाइयां x वस्तु की परचेज करता है तो y वस्तु की 10 इकाइयां परचेज करता है। तो इस प्रकार से बिंदु अपने को प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को यदि अपन मिलाएं तो इस प्रकार की अपने को रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को अपन कहेंगे तटस्थता वक्र। इंग्लिश में बोले तो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये अपने को क्या प्राप्त हो गया है दोस्तों? तटस्थ वक्र। एक बार तटस्थ वक्र के बारे में अपन पूरा देखेंगे। एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो कि एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे। तो ये विभिन्न प्रकार के संयोग है। एक संयोग हो गया ये वाला, दूसरा संयोग हो गया ये वाला, अगला संयोग हो गया ये वाला, उसके बाद संयोग हो गया ये वाला, और उसका अगला संयोग हो गया ये वाला, और उसका अगला संयोग हो गया ये वाला। तो विभिन्न संयोग अपने को बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति
पहला संयोग किसी को पसंद है कि वो एक्स वस्तु की एक इकाई ही परचेज करेगा, तो उसको ये ध्यान में होना चाहिए तो वाई वस्तु की कितनी इकाइयाँ परचेज कर पाएगा, 25 इकाइयाँ परचेज कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक्स वस्तु में अपने उपभोग को बढ़ाता है और अपने उपभोग को 1 से बढ़ा के 2 कर लेता है, तो उसे वाई वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा। एक्स वस्तु का उपभोग और बढ़ाता है तो वाई वस्तु का उपभोग उसे और घटाना पड़ेगा। तो विभिन्न संयोग है, तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है तटस्थता वक्र, जो कि एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे। तो यह है क्रमवाचक दृष्टिकोण में अपन ने तटस्थता वक्र पढ़ा है कि तटस्थता वक्र क्या करता है, विभिन्न प्रकार के क्रम प्रदान करता है। ये एक प्रकार के क्रम प्रदान किए गए, अपने को संतुष्टि के स्तर बताए गए हैं। ये सभी संयोग है दोस्तों, ये जो कॉलम बनाए गए हैं यहाँ पर, ये क्या है, सभी संयोग है दो वस्तुओं के। अब दोस्तों अपन इसमें देखेंगे तटस्थता मानचित्र के बारे में। तटस्थता मानचित्र क्या होता है, यदि एक रेखा चित्र में ये एक रेखा चित्र बनाया हुआ है, ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, यदि एक मानचित्र में कई तटस्थता वक्र बना दिए जाए, यदि एक तटस्थता वक्र में कई मानचित्र बना दिए जाए तो यह तटस्थता मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तटस्थता मानचित्र। ये तो कितनी बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं। यदि एक चित्र में कई तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं, अर्थात संतुष्टि के कई स्तर होते हैं, तो उस स्थिति में दूसरे क्या कहेंगे, तटस्थता मानचित्र कहेंगे। तटस्थता वक्र की मान्यताएं, मान्यताओं की ओर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं तटस्थता वक्र की मान्यता क्या है, उपभोक्ता विवेकशील हो। उपभोक्ता क्या हो, विवेकशील हो, उसे बाजार का ज्ञान हो, उसे बाजार का ज्ञान हो, व्यवहार संगति युक्त हो, संगत युक्त हो। ऐसी कई प्रकार की उसकी मान्यताएं हो सकती है, जैसे कि दूसरे नियमों के अंदर अपन ने पढ़ी है। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों तटस्थता वक्र की विशेषताएं। विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशेषता समझने के लिए पहले आपको तटस्थता वक्र सामने देखना होगा। ये तटस्थता वक्र है, तो ये एक ऐसी बना हुआ है, इंडिफरेंस कर्व, ये वाई वस्तु हो गई और ये एक्स वस्तु हो गई। ये तटस्थता वक्र का एक साधारण चित्र है। पहली विशेषता इसकी ये है, तटस्थता वक्र सदैव लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं झुका होता है। तटस्थता वक्र सदैव लेफ्ट टू राइट की ओर झुका होता है। समझ आ गया इसमें दोस्तों। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। मूल बिंदु के उन्नतोत्तर अर्थात यह मूल बिंदु है, ये इसके उन्नतोत्तर है, अर्थात ओरिजिन टू कॉन्वेक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन टू कॉन्वेक्स। मूल बिंदु क्या होता है, उन्नतोत्तर, अर्थात इस प्रकार से बना हुआ ये मूल बिंदु है और इसके बिल्कुल एक विपरीत है। कई प्रकार के वक्र आपने देखे थे, पहले यूं भी बने हुए वक्र बने हुए हैं। कुरु कविता का वक्र इस प्रकार बना हुआ था। ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर नहीं है। मूल बिंदु के उन्नतोत्तर कैसा होगा,
ये वाली जो स्थिति होगी तो वो किसकी होगी, मूल बिंदु के उन्नतोदर होगी। तीसरी विशेषता है तटस्थता वक्र आपस में नहीं काटते हैं। तटस्थता वक्र जो होते हैं दोस्तों आपस में कभी भी नहीं काटते हैं, भले कितने तटस्थता वक्र आप बना लीजिए। एक तटस्थता वक्र इस प्रकार हो, दूसरा इस प्रकार होगा, तीसरा इस प्रकार होगा, लेकिन आपस में कोई भी तटस्थता वक्र कभी भी नहीं काटेगा। तटस्थता वक्र की विशेषताएं प्राय परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तटस्थता वक्र की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो कि एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे। तो ये तटस्थता वक्र की डेफिनेशन बहुत इजी है और उसकी विशेषताएं भी बहुत इजी है, जो कि विशेषताएं परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछी जाती है। ये तटस्थता वक्र का छोटा सा टॉपिक था, इसे आप ध्यान से समझें। अब इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे तटस्थता वक्र के बाद प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसमें लिख देते हैं आप चाहे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये इंग्लिश हो गया। ये डेफिनेशन लिख देते हैं दोस्तों। इसमें x वस्तु और y वस्तु के हिसाब से बताया गया है। मैंने इसमें गेहूं और चावल के उदाहरण द्वारा इसकी परिभाषा को आसान बनाने का प्रयास किया, तो आप ध्यान से देखिएगा। गेहूं के लिए चावल की प्रतिस्थापन की सीमांत दर गेहूं की वे मात्राएं हैं जो चावल की प्रत्येक इकाई को त्यागने से प्राप्त होती है, जिससे कि संतुष्टि समान रहे, जिससे कि संतुष्टि समान रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिए। परीक्षा के अंदर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, बहुत ही इजी है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? गेहूं के लिए चावल की प्रतिस्थापन की सीमांत दर गेहूं की वे मात्राएं हैं जो चावल की प्रत्येक इकाई को त्यागने से प्राप्त होती है, जिससे कि संतुष्टि समान रहे। ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसके आगे अपन पढ़ेंगे बजट रेखा। बजट रेखा पढ़ेंगे। बजट रेखा का चित्र अपन नीचे बना लेते हैं, जिससे कि इसकी परिभाषा को समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। y0 y वस्तु और ये इधर है x वस्तु। ये एक रेखा बनेगी मित्रों, तो एक बिंदु A कहलाएगा और दूसरा B। यहाँ प्राप्त संयोग है और यहाँ अप्राप्य है संयोग। डेफिनेशन लिखेंगे अपन। यह एक ऐसी रेखा है
जो दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोग बतलाती है जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत व मूल्यों पर क्रय या उपभोग कर सके। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लाल पेन न भी दिखे तो भी ध्यान से सुनिए। यह एक ऐसी रेखा है, रेखा कौन सी है? ए और बी। रेखा कौन सी है? ए और बी। जो ये रेखा बनी हुई है इसके बारे में बात की गई है। यह एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोग बतलाती है जिसे उपभोक्ता दी हुई कीमत व मूल्यों पर क्रय या उपभोग कर सके। ये एक ऐसी रेखा है, यदि इस कीमत के अंदर किसी वस्तु की, इस रेखा के अंदर किसी वस्तु की कीमत है तो उपभोक्ता उसे क्रय कर पाएगा, अन्यथा उपभोक्ता उसे क्रय नहीं कर पाएगा। यदि इसके बाहर है तो यह अप्राप्य संयोग है। क्या दोस्तों? अप्राप्य संयोग है। और इसके अंदर जो है वो प्राप्य संयोग है। माना कि आपकी आय है 50,000 रुपए। अब आपकी 50,000 रुपए प्रति माह आय है तो आप 50,000 रुपए के अनुसार ही वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं। इसके बाहर आप नहीं कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपए प्रति माह है तो वो उसके अनुसार ही वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर सकेगा, अन्यथा वह उपभोग नहीं कर पाएगा। इसे ही बजट रेखा कहते हैं, अर्थात बजट के अनुसार चलना। ये परीक्षा के अंदर प्रश्न जनरली पूछा जाता है, बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है ये। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप याद करें। बजट रेखा वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। यह एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोग बतलाती है जिसे उपभोक्ता दी गई कीमत पर व मूल्यों पर क्रय या उपभोग कर सके। अब इस पाठ की समाप्ति की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अंत में अपन निष्कर्ष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपन ने क्रमवाचक दृष्टिकोण पढ़ा और अपन ने गणनावाचक दृष्टिकोण भी पढ़ा। तो निष्कर्ष रूप में अपन दोस्तों कह सकते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर उपयोगिता की गणना करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में ये बहुत ही अच्छा तथ्य है, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके अंदर अपन क्रम देते हैं वस्तुओं को, इसमें उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए गणनावाचक दृष्टिकोण क्रमवाचक दृष्टिकोण में सर्वश्रेष्ठ क्रमवाचक दृष्टिकोण कहलाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।